to all of you and welcome to India's largest learning platform UPSC CSC in हिंदी। अनअकैडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रदीप कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए, अपने नोट्स को लेकर बैठ जाइए और कंटिन्यू। अब यहां से हम लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है प्रदीप कुमार सिंह और मैं 2 मिनट लूंगा आप लोगों से और पर्सनलाइज्ड फीडबैक लिया जाता है। और प्राचीन भारत को हम लोगों ने कितने पार्ट में क्लासिफिकेशन किया था? 3 पार्ट में। पहला पार्ट कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या हुआ? वैसा काल या वह काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्यों की उपस्थिति है, पुरातात्विक साक्ष्य में प्राप्त होती है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित साक्ष्य की प्राप्त नहीं होती है। वो कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल है। यही है ना, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि प्रागैतिहासिक काल सबको याद होगा, कभी भी पूछा जाएगा, आप बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आदि इतिहास, आदि इतिहास का मतलब क्या हुआ? पुरातात्विक साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य भी है, मतलब लोगों के द्वारा लिखा गया पॉइंट्स भी है, लेकिन लिखित साक्ष्य अभी तक पढ़ा नहीं गया है। वो वाला जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं, तो ये कौन सा हो गया? आदि इतिहास हो गया। और इतिहास कौन सा हुआ? इतिहास कौन सा हुआ? जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य भी है, और लिखित साक्ष्यों को पढ़ा जा चुका है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस प्रकार को जो हम लेके चलते हैं, ये वाला पार्ट किसमें आ जाता है? इतिहास का पार्ट आ जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा किया हुआ था। मैंने प्रागैतिहासिक काल के बारे में आप लोगों को बता दिया था। किसी को भी जैसे आप बिल्कुल सत श्री अकाल जी, ठीक है, किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन या डाउट्स हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन लास्ट क्लास में कराया था, आप लोग अपने नोट्स को लेकर बैठिएगा। मैंने क्लासिफिकेशन कराया था कि प्रागैतिहासिक काल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। एक पूरा प्रसार काल, या इसे हम लोग क्या कहते हैं? निम्न प्रसार काल। क्या बोलते हैं? सॉरी, पूरा प्रसार काल। दूसरा कौन सा है? मध्य प्रसार काल। और तीसरा कौन सा पार्ट प्राप्त होता है? नव प्रसार काल। और इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं पूरा प्रसार काल को। कल वाला मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। जी, यहीं पे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जी थैंक यू साक्षी। ऑप्शनल की 2 क्लास लीजिए। ऑप्शनल की क्लास में बच्चे आते ही नहीं है, मैं क्या करूं? बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। हम लोगों ने कल क्लास में देखा पूरा प्रसार काल के बारे में क्लासिफिकेशन। इसे हम लोग पूरा प्रसार काल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निम्न पूरा प्रसार काल कहते हैं। दूसरा मध्य पूरा प्रसार काल और उच्च पूरा प्रसार काल। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था पूरा प्रसार काल के बारे में। यह कितने से कितने तक था? तो ये 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर कितने तक? 10,000 ईसा पूर्व तक के 10,000 ईसा पूर्व तक के समय तक के खंड को हम लोग क्या कहते हैं? पूरा प्रसार काल कहते हैं। इसमें क्या है? मानव आखेटक और खाद्य संग्रह था। ये सारी चीजों के बारे में मैंने लिखा हुआ था। अग्नि का ज्ञान तो था, लेकिन अग्नि का किस प्रकार से? नहीं, हिस्ट्री ऑप्शनल आपको चलेगा, कंप्लीट मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी अनअकैडमी की तरफ से जैसे क्लासेस लग रहा है वैसे ही मैं क्लास ले पाऊंगा। यहां पर अपने हाथ में है कि हाँ, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पुरिया चेतना जी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का पार्ट क्या हो चुका था? कंप्लीट हो चुका था। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं पूरा प्रसार काल के बारे में। इसके बारे में पूरा प्रसार काल, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो एक हम लोग को मिलता है चापर चापिंग पेबुल, और दूसरा कौन सा है? हैंड एक्स संस्कृति। तो चापर चापिंग संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आश्चर्य की तो बात यह है, कुछ ऐसे टीचर है जिनकी क्लासेस मैंने देखा, एक बच्चे ने मेरे पास सेंड किया था, उन्होंने ये बता दिया कि लेखक था चापर। उन्होंने लेखक का नाम बता दिया। एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ा रहे हो, यूपीएससी लेवल के पढ़ा रहे हो, और आप ये बता रहे हो कि लेखक का नाम था चापर। तो ये आपकी गलती होगी ना। ये जो हथियार होते हैं, पत्थरों के उपकरण जो बने हुए थे, उस पत्थरों के उपकरण को यहाँ पर चापर चापिंग पेबुल बोला जाता था। उस पत्थर के जो उपकरण थे, उस उपकरण को बोला जाता था चापर चापिंग पेबुल उपकरण बोला जाता था। और उस प्रकार के लोग जो इस उपकरणों का प्रयोग करते थे, उसको क्या बोला जाता? संस्कृति बोला गया। मतलब इस प्रकार के पत्थरों के प्रयोग करने वाले लोगों को चापर चापिंग पेबुल संस्कृति वाले लोग कहा गया था। और हैंड एक्स का मतलब क्या हुआ? इसका हुआ जैसे हस्त कुठार हो गया, या कुल्हाड़ी हो गया, या हम अगर आपसे कहें गड़ासा हो गया, तो इस प्रकार के प्रयोग करने वाले जो लोग थे, इनको क्या बोला गया? हैंड एक्स संस्कृति बोला गया। तो ये किसके पार्ट में है? पूरा प्रसार काल के अंडर है। मतलब उन्हीं के अंदर में हम लोग इन दोनों संस्कृतियों के बारे में पढ़ते हैं और इन दोनों संस्कृतियों के बारे में जानने का ट्राई करते हैं। देखिए, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चापर चापिंग संस्कृति या दूसरा हैंड एक्स संस्कृति, ये किसके अंतर्गत पाया जाता है? तो यह पूरा प्रसार काल के अंदर है। याद रहेगा इतने पॉइंट्स? इतना तो आप लोग को याद हो ही सकता है। चलिए अगर हम लोग देखते हैं चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के बारे में, या कहां पर? तो पंजाब के सोहन घाटी में इस प्रकार के सबसे पहला उपकरण प्राप्त हुआ था, चापर चापिंग पेबुल उपकरण प्राप्त हुआ था। जो हथियार होते हैं ना, जो पत्थर होते हैं, तो पत्थरों का आकार खुरचनी टाइप का प्रयोग किया जाता था, ताकि देखिए नोट्स आप बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स साथ में बना लीजिएगा, नहीं तो यहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो नोट्स मांगते हैं, इसलिए ये मेरे पास था तो मैंने इसके द्वारा करा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति किसके अंतर्गत है? तो यह किसके? पूरा प्रसार काल में है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, किसमें है? पूरा प्रसार काल, एक ये पॉइंट। दूसरा, कौन से क्षेत्र में? तो आपको ये भी याद रखना है, यह पंजाब के सोहन घाटी में सबसे प्रथम इसके उपकरण को प्राप्त किया गया है। कौन से घाटी में किया गया है मेरे भाई? तो कौन से घाटी में किया गया है? तो सोहन घाटी में किया गया है। दूसरा, हैंड एक्स उपकरण। ये हैंड एक्स उपकरण कहां हुआ है? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था, अतिरम पक्कम में। कहां हुआ था? अतिरम पक्कम जो मद्रास में पाया गया था, तो वहां पर इस प्रकार के हैंड एक्स उपकरणों की क्या है? प्राप्ति हुई थी। इसलिए उस प्रकार की संस्कृति को क्या बोल दिया गया? हैंड एक्स संस्कृति का दिया गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट यहां पढ़ेंगे, किसके बारे में? मध्य पूरा प्रसार काल के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? मध्य पूरा प्रसार काल। एक बार मैं लिख के आप लोगों को बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग खुद ये पीपीटी के द्वारा लिख लीजिएगा। चलिए आप लोग नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा। कल जितने आप लोगों ने क्लास किया होगा, किसके बारे में? मध्य प्रसार काल। मध्य प्रसार काल, मध्य प्रसार काल का इंग्लिश क्या होता है? मेसोलिथिक पीरियड। मध्य प्रसार काल, मुझे भी यही अच्छा लगता है लिख के बताना, और आप लोगों को यह आदत हो चुका है। मध्य प्रसार काल के बारे में देखा जाए, इसका समय सबसे फर्स्ट हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका समय अवधि कौन सा है? इसका समय कब से लेकर कब तक है? तो 10,000 बीसी से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक का। तो समय कब से कब तक माना जाता है इसका? तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के समय को मध्य प्रसार काल माना जाता है। दूसरा हमारे ये क्वेश्चन ये बनता है, किसके मुख्यतः लक्षण क्या थे? जिस लक्षण के आधार पर इसको जो है प्रसार काल से अलग किया गया, मतलब कि पूरा प्रसार काल से अलग किया गया। सर आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं क्या सर?
टारगेट टारगेट टाइगर जी, आपको मैं बता दूं, पिछले 2019 में मैंने इंटरव्यू दिया हुआ था। इस बार मैंने पेपर नहीं दिया है, लेकिन लास्ट पीरियड में मैंने दिया हुआ था। इसका लक्षण अगर देखा जाए तो इसमें क्या था, पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। मैंने कल आप लोग कॉपी अपने निकाल कर देखिएगा, जो मैंने कॉपी में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है उसमें निकाल कर देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है उस समय पशुपालन की शुरुआत नहीं था, लोगों को पशुपालन के बारे में नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो जा रहा है। लेकिन अब हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि सबसे प्रथम पशु कौन सा है, यानी कि पहला पशु कौन सा है। आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि सबसे पहला पशु जो है कौन सा है, जिसको लोगों ने पालना शुरू किया, जिसको लोगों ने पालतू जंतु अपना बनाया। जी 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 जी, इसी मायने में आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है। कौन सा था? कुत्ता। तो सबसे पहला पशु होता है, सबसे पहला जंतु जिसको लोगों के द्वारा अपना पालतू जानवर बनाया गया था, पशुपालन की शुरुआत करने वाला, यानी कि सबसे वफादार जो जंतु रहा वो कौन सा रहा? कुत्ता रहा। अभी भी वर्तमान में भी है सबसे ज्यादा वफादार इंसान का कौन सा है? कुत्ता। ये तो जो होता है आप खाने के लिए रोटी दे दीजिए, वो आपका वफादारी करता रहेगा। दूसरा हम लोग से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस समय के जो लोग थे वो किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, देखिए सिंपल, आजकल वायरस फैल रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाए, औजार किस प्रकार से प्रयोग करते थे, तो औजार कौन सा था? माइक्रोलिथिक। कैसा औजार था? माइक्रोलिथिक था। माइक्रोलिथिक का मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म प्रसार उपकरण। मतलब जैसे शुरुआती दौर में देखा जाए तो पत्थरों का आकार बड़ा बड़ा था, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे पत्थर का आकार छोटा होते गया। जैसे जैसे लोगों को अनुमान हुआ, ठीक है, जैसे जैसे लोगों को अनुमान हुआ कि छोटा अगर है तो तेजी से जख्म दे सकता है, तो इसलिए वहां पर माइक्रोलिथिक प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होने लगा। और ये कौन सा काल हुआ? मध्य प्रसार काल में होने लगा। अब हम लोग से क्वेश्चन ये यहाँ पे आ सकता है कि इस समय मध्य प्रसार काल, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो मध्य प्रसार काल। मध्य प्रसार काल में अब हम लोग से क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, इस समय के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे, इस समय के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे। और ये स्थल आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सर्वाधिक होता है और पूछा भी जाता है। इसलिए आप लोग स्थल को जरूर देखिएगा। मेरी क्लासेस अगर आप कर रहे हैं, आप जितने लोग भी मेरे भाई बहन बंधु मेरे स्टूडेंट आप लोग जुड़े हुए हैं, आप देखिएगा सिस्टमैटिक अगर आप अपना नोट्स बनाते हुए चलते हैं और चल रहे हैं, तो आपके पेपर के आने तक आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा। चाहे अगर आप ऑप्शनल के लिए है, चाहे आपको जीआरएफ देना है या आपको यूपीएससी देना है, वो हर एक लेवल का मैं यहाँ पे बताऊंगा। पीसीएस भी अगर आपको देना है, यूपी पीसीएस हुआ या बीपीएससी का हो गया, वो भी सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको अपना कंसंट्रेशन और दिमाग यहाँ पे रखना पड़ेगा। स्थल को अगर यहाँ देखते हैं तो स्थल कौन कौन सा है? एक स्तर में प्राप्त होता है बागौर। कौन सा स्तर? बागौर। देखिए आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, ये सारे के सारे पीपीटी मेरे पास है। देख लीजिए, ये पीपीटी बनाया हुआ है और पीपीटी में गोल जो है घेरा बना बनाकर मैं भी समझा सकता हूं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होगा। जैसे जब मैं मध्यकालीन भारत पढ़ा रहा था और जब मैंने रोक दिया तो बच्चों का बहुत फरमाइश आया कि सर आपने क्यों रोक दिया, उसको कराइए। मैंने क्या बोला, एक से दो क्वेश्चन आता है, उसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इस बार पेपर में भी समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत कम रहा, एक रहा। जी जी, बहुत सारे बच्चों को नहीं पसंद है ना। बागौर। बागौर कहां पर है मेरे भाई? राजस्थान के जो होंगे उनको पता होगा ये कहां पर है, राजस्थान से है। और एक दूसरा स्थान है जिसका नाम है आदमगढ़। क्या नाम है? आदमगढ़। आदमगढ़ कहां पर है? ये एमपी से। कहां पर है? एमपी से। ये जो बाजौर है और ये जो आदमगढ़ है, यहां से 5000 ईसा पूर्व पशुपालन का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए कभी भी अगर आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे प्रथम बार जो पालतू जानवर बनाया गया था, नहीं नितिशा जी, देखिए जब आपके पास टाइम है ना, तब मैं तो सारे टॉपिक कराऊंगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास शुरू किया है, तो ये तो मैं लेकर आधुनिक तक कंप्लीट करवा दूंगा, समय है तब। लेकिन समय जब नहीं रहता है, 1 से 2 महीने में तैयारी करना है, तब कुछ ही चीजों को आपको तैयारी करना होता है, कुछ ही पे फोकस करने के लिए बताया जाता है। मेरे कहने का यहाँ पर यह है और कुछ नहीं है। क्या समझिए, सबसे पहला अगर पशुपालन का साक्ष्य पूछ दिया जाए तो वो कहां से प्राप्त हुआ है? बागौर और आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। दूसरा, पशुपालन वाला प्रथम जंतु कौन सा रहा? कुत्ता रहा। ठीक है, कुत्ता रहा था, उसका साक्ष्य कहां से? बागौर से प्राप्त हुआ है। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, लेखिया। क्या नाम है? लेखिया कहां पर है? यूपी में। और यूपी में भी अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कहां पर है, तो यूपी में भी है इलाहाबाद में। कहां पर है? इलाहाबाद में है। तो यूपी में इलाहाबाद में देखा जाए तो इलाहाबाद के यानी कि लेखिया नामक स्थान से सर्वाधिक मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। सबसे ज्यादा, ठीक है, अच्छा इलाहाबाद से आप चलिए, सबसे ज्यादा मानव कंकालों की प्राप्ति कहां से हुई है? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मध्य प्रसार काल के मानव कंकालों की उपस्थिति यानी कि प्राप्ति कहां पर हुई है, तो सबसे ज्यादा कहां से प्राप्ति हुई है? लेखिया से प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग से क्वेश्चन एक और पूछा जा रहा है, नेक्स्ट पेज पे मैं लिख दे रहा हूं, एक और स्थल मैं आपको बताऊं, उसका नाम क्या है? चौपानी मांडो। क्या नाम है? चौपानी मांडो। और चौपानी मांडो नामक स्थान को भी देखा जाए तो ये भी कहां पर है? इलाहाबाद में। कहां पर है? इलाहाबाद यूपी में। ये चौपानी मांडो जो इलाहाबाद यूपी में है, यहां से सबसे पुराना मृंड भांड का प्राचीनतम साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। मतलब ये देखिए, आपके कितने सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और जब आप ध्यान नहीं दिए होते हैं, यही रीजन है, यही कारण है कि आपका गलत हो जाता है। जैसे अगर पूछा जाए आप लोगों से कि सबसे पहला पशुपालन का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो बागौर और आदमगढ़ से। दूसरा पूछा जाए सबसे ज्यादा मानव कंकाल की प्राप्ति कहां से हुआ है? लेखिया से। और ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम मृंड भांड यानी कि मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं, उन मृंड भांडों की प्राप्ति सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है? ये कहां से हुआ है? चौपानी मांडो से हुआ है। कहां से हुआ है मेरे भाई? तो चौपानी मांडो से हुआ है। एक पॉइंट और मैं आप लोगों को बता दूं, या सेकंड पेज में लेकर यहां बता दे रहा हूं, क्योंकि पेज की तो कोई कमी नहीं है, आप लोग अपने पेज को पलट लेना। ठीक है, 3 स्थलों के बारे में देखा जाए जो यूपी में प्राप्त होता है। कौन सा? काफी महत्वपूर्ण यह स्थल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं प्राचीन भारत का इतिहास और सीधा शुरू कर देते हैं सिंधु घाटी का सभ्यता। बताओ आप सोचो, क्या सिंधु घाटी का सभ्यता से इतिहास की शुरुआत होती है क्या? नहीं ना, इतिहास की शुरुआत तो पहले यहां से होता है। और यही आपका बेसिक छूट जाता है तो आपका पेपर में आने वाले क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आ जाए तो गलती हो जाता है। तो अगर आपके पास समय है तो विस्तार से और सही तरीके से ऐसे पढ़ लीजिए ताकि आपका कोई गलती ना हो। जी हाँ, मैक्सिमम टीचर कराते हैं हड़प्पा से शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है उन लोगों का। अगर पढ़ा रहे हो तो सही से पढ़ाओ, नहीं तो मत पढ़ाओ, छोड़ दो पढ़ाना। चलिए स्थलों के बारे में अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, एक हम लोग को प्राप्त होता है सराय नाहर। कौन सा?
सराय नाहर राय। सराय नाहर राय पहला एक स्थल यहां से प्राप्त होता है, कौन सा है? सराय नाहर राय है। दूसरा स्थल हम लोग यहां देखते हैं, क्लास ले 2 और से ज्यादा पुड़िया चेतना जी, मैं बिल्कुल चलाऊंगा 2 घंटे से ज्यादा, आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल मैं चलाऊंगा, क्योंकि अगर आप लोग साथ रहेंगे तो मुझे भी छोड़ने का मन नहीं करेगा। दूसरा देखा जाए स्थल, तो दूसरा एक है महदहा, और ये आपके पेपर में आ चुका है महदहा के बारे में। तीसरा अगर स्थल देखा जाए तो एक अच्छा स्थल है दमदम, जो होता है दमदम या दमदमा, नाम अच्छा है ना, क्या नाम है इसका? दमदमा, ठीक है ना, क्या नाम है? दमदमा। अब ये जो सराय नाहर है, इन सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि कौन कौन सा पॉइंट इन तीनों के बारे में इंपॉर्टेंस है, तो ऐसे ही आप लोग घेर लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में सही तरीके से आ जाए। सराय नाहर को अगर देखते हैं तो सराय नाहर कहां पे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है प्रतापगढ़ यूपी। कहां पर? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में इसकी क्या है? प्राप्ति होती है। और यहां से कौन कौन से साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, यही हमारे पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहां के अगर साक्ष्यों के बारे में देखा जाए तो सबसे प्रथम बार यहां से युद्ध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सबसे पुराना, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे पुराना युद्ध का साक्ष्य की प्राप्ति कहां से हुआ है, तो सराय नाहर राय से हुआ है। कहां से हुआ है? तो सराय नाहर राय से हुआ है। और यही वो स्थल है जहां पर सबसे पहले 4 नर कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं। ये सीधा क्वेश्चन आपके जीआरएफ में पूछा गया था कि हाँ इंडिया का है। सर सच्चे क्या होता है? संत नहीं समझ पाए? साक्ष्य, साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब यह होता है एविडेंस, एविडेंस। कोई आपके पास एविडेंस है क्या? कोई आपके पास प्रूफ है क्या कि मैंने ये बात बोला है? तो वही हुआ साक्ष्य, मतलब युद्ध हुआ है, इसका एविडेंस की प्राप्ति वहां पे हुआ है। अब आगे समझ में साक्षी जी, ठीक है, यहां देखिएगा 4 नर कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं। वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है सराय नाहर। वो स्थान कौन सा है? सराय नाहर है। और तीसरा इसके बारे में एक और हम लोग देखते हैं, यही है जहां से स्तंभ गर्त की प्राप्ति हुई है। कौन सा? स्तंभ गर्त की प्राप्ति हुई। गर्त क्या होता है? गर्त क्या होता है? एक प्रकार से खाई टाइप का होता है। तो स्तंभ गर्त की प्राप्ति सबसे प्रथम कहां से हुआ है? सराय नाहर का। ये जो मैंने 2 पॉइंट्स आप लोगों को लिखा है ना, युद्ध का साक्ष्य और 4 नर जो है नर कंकाल का एक साथ का प्राप्त होना, ये 2 पॉइंट्स क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दूसरा महदमा के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बारे में महदहा के बारे में देखते हैं। महदहा के बारे में अगर देखा जाए कि यहां से क्या क्या प्राप्ति हुआ है, तो यहां से प्राप्ति हो रहा है सबसे पहले मृग जो होता है श्रृंग के छल्ले। मृग, जैसे आप लोग शंकर जी को देखे होंगे, भगवान शंकर जी को, तो मृग किस छाले पे बैठते हैं, तो यही मृग श्रृंग के छाले जो है छल्ले कहां से प्राप्त हुआ है? मदहा से प्राप्त हुआ है। इसके साक्ष्य। दूसरा अगर पॉइंट यहां से देखा जाए तो यही से प्रथम ऐसा स्थल है जहां से हड्डियों का आभूषण, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वो कौन सा स्थल है जहां से हड्डियों का आभूषणों की प्राप्ति हुआ है, तो वो स्थल कौन सा है? मदहा है। कहां पर है? मदहा, यूपी में। मदहा है। कहां? मदहा में। तीसरा पॉइंट अगर आप लोगों से पूछा जा रहा हो, तीसरा इसके बारे में कि स्त्री पुरुष, मतलब हम कह सकते हैं कि सती प्रथा का स्त्री पुरुष का एक साथ या तो मृत्यु हुआ हो, या ये कह सकते हैं कि मृत्यु होने के बाद, पति की मृत्यु होने के बाद औरत को यानी कि उसकी वाइफ को भी एक साथ होता है दफन कर देना। इस साक्ष्य पे अभी तक किसी इतिहासकार का कोई प्रमाण की प्राप्ति तो नहीं हुआ है, लेकिन इतिहास में यह बात जरूर है कि स्त्री पुरुष का युगल, युगल मतलब एक साथ, तो युगल मतलब एक साथ क्या है? समाधान यानी कि 100 प्राप्ति हुआ है। वो स्थान कौन सा है? मदहा है। आप इस बारे में बोल सकते हैं कि मध्य पाषाण काल का वह स्थल जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफन किया गया था, वह स्थान कौन सा है? मदहा है। कौन सा है? मदहा है। आप बता सकते हैं ना, पेपर में कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप गलती करके आ जाओगे ना, है ना? बिल्कुल करोगे गलती, पिटोगे अगर गलती कर दिए तो, समझ जाना। चलिए अब हम लोग कहां आते हैं? दमदमा में आते हैं। कहां पर आते हैं? दमदमा, ठीक है। दमदमा में देखा जाए तो यहां पर भी क्या है? 3 नर कंकाल, 3 नर कंकाल, जी जी पंजाब वाला क्षेत्र, बिल्कुल 3 नर कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं। और यहां पर देखा जाए तो 5 युगल समाधान की प्राप्ति हुई है। देखिए आपसे सीधा ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, अगर पूछा जा रहा हो आराम से समझना, प्रेम से समझना चीजों को, कोई हड़बड़ी नहीं है, ना मैं भागा जा रहा हूं और ना ये चीज भागे, ये सब्जेक्ट भागे जा रहे हैं। आपका काम है कि जो आप शुरू कर रहे हो समझ के उसको छोड़ो, पोस्टमार्टम करके छोड़ो उसको अच्छे तरीके से। यहां पर देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 5 युगल एक साथ 5 समाधान की प्राप्ति कहां से हुआ है, तो वो कौन सा है? दमदमा है। और दूसरा अगर हमसे पूछा जा रहा हो कि सबसे प्रथम बार स्त्री और पुरुष का युगल समाधान की प्राप्ति कहां से हुआ है, तो वो कौन सा है? मदहा है। क्या मैं यह मानकर चलूं, इस बात का विश्वास करके चलूं कि आप सभी लोगों को यह मध्य पाषाण काल समझ में आ गया? क्या किसी के भी मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है? पंजाब में है दमदमा जी, क्या सभी लोगों को समझ में आ गया है? इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को? अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम लोग कौन से पॉइंट्स को स्टार्ट करने वाले हैं? अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नवपाषाण काल। किसके बारे में? नवपाषाण काल। समझिएगा नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल का इंग्लिश क्या होता है? नियोलिथिक पीरियड। क्या होता है? नियोलिथिक। तो अब हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं नवपाषाण काल का। नवपाषाण काल में भी क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? देखिए सिंपल, मैं आपको किसी भी किताब को, सविंदर सिंह या रामचंद्र, कोई भी किताब को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञानी बाबा नहीं बनना है। आपको यूपीएससी निकालना है, यूपीएससी जब निकालना है तो एक थोड़ी बहुत आपकी समझ होनी चाहिए। बस एनसीईआरटी पढ़ लो समझ विकसित करने के लिए, और ये नोट्स देखो, सफिशिएंट है, बाकी कुछ भी मत देखना। यहां देखिएगा, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि समय कब से लेकर कब तक, तो समय अवधि अगर देखा जाए तो कब से लेकर कब तक है? 4000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक के समय को क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल कहा जाता है। कब से लेकर कब तक हुआ? तो 4000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो हम लोग से यह पूछा जाता है कि इस समय के लक्षण क्या थे, मतलब नवपाषाण काल जो समय आया हुआ है, इस काल में मुख्यतः लक्षण क्या थे, किन लक्षणों के आधार पर हम नवपाषाण काल को पहचान सकते हैं, या किन लक्षणों के आधार पर हम इसको नवपाषाण काल कहते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण और पहला टॉपिक इसके बारे में जानिएगा। इस समय तक आते आते लोगों ने इस समय आने पर लोगों ने क्या कर दिया था? कृषि की शुरुआत कर दिया था। ये क्वेश्चन कई दफा आता है ना कि सबसे प्रथम बार कृषि की शुरुआत कब हुआ था, तो ये हुआ था नवपाषाण काल में। कब होता है मेरे भाई, मेरे बंधु? कब होता है? तो ये नवपाषाण काल में होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग से पूछा जाए कि कृषि की शुरुआत तो हो चुका था, लेकिन पहले कौन कौन से किया गया, मतलब कृषि में सबसे पहले कौन कौन से फसल, ये मैं बढ़ते हुए क्रम में जो आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है। कौन कौन सा है? तो एक है आपका जौ,
दूसरा इसके बाद गेहूं, गेहूं के बाद किसका किया गया? चावल, और चावल के बाद किसका किया गया? मक्का। इस प्रकार से कृषि की क्या है? शुरुआत किया गया था। कौन कौन सा? जौ, गेहूं, चावल, मक्का। क्योंकि हमें पता है कि जौ सबसे पहले क्या है? उपज हो जाता है। या इंसानों ने देखा होगा कि खाने पीने की जो सामग्रियां हैं, कुछ अनाज होते हैं, गिर जाने के बाद वो पौधों के रूप में आ गए होंगे और फिर से जो होता है उससे वो अनाज निकल रहा होगा। तब लोगों के माइंड पर ये नहीं है कि एक ही साल में हो गया, ये लंबी क्रिया चला होगा, अनुभव लिए होंगे और उसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर की क्या है? शुरुआत करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे प्रथम बार एग्रीकल्चर का साक्ष्य या सबसे प्रथम बार एग्रीकल्चर की शुरुआत कब होता है? तो नवपाषाण काल में सबसे प्रथम एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाता है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी एग्रीकल्चर की शुरुआत जब हो जाएगा, फसल अगर बोया जा रहा है तो फसल काटना भी है। अब इसके लिए फसल अगर आपने रोक दिया है तो अब तो वो 3, 4 या 5 महीने के बाद ही तो आप उसको काट पाओगे ना। तो इसमें अब क्या है? एक ही स्थान पे रुकना आपको क्या है? व्यवस्था बन गया है। तो अब यहां से लोग अस्थायी होने लगे। पहले क्या था? तो पहले लोग बंजारे की तरह अपने जीवन यापन कर रहे थे। बंजारे की तरह एक जगह से दूसरे जगह पे भोजन की तलाश में वो लोग भटकते रहते थे। लेकिन अब यहां पर आने के बाद उन लोगों के मन में क्या हो गया? उन लोगों को क्या करना पड़ गया? तो एक ही स्थान पर कौन सा रश्मि जी? किसको 10,000? 10,000 वाला मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। ये नवपाषाण काल का है ना। चलिए, तो इस समय तक इन लोगों का क्या होने लगा है? ये मतलब कि एक स्थान पर अस्थायी होने लगे हैं। तो लिख लीजिएगा अस्थायी जीवन की। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो एंशिएंट हिस्ट्री का काल है ना, उस काल पर ये समय पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। पहले बता देता हूं, क्योंकि काल कभी भी यूपीएससी नहीं पूछेगा और अलग-अलग किताबों में अलग-अलग लिखा गया है। यह इतिहासकारों का मान्यता है, बस इतना ही है। लेकिन ये सारी चीजें बिफोर क्राइस्ट है, वो क्राइस्ट है, मतलब ईसा पूर्व होता है। तो अस्थायी जीवन की यहां से क्या होने लगी? शुरुआत होने लगी। यही वो समय था नवपाषाण काल, जहां पर आग के उपयोग की जानकारी प्राप्त होती है। यही वो समय है जब लोगों को आग की जानकारी की प्राप्ति होती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आग की जानकारी की प्राप्ति कब हुआ था या आग के बारे में लोगों ने कब जान लिया था, तो वो समय खंड कौन सा होता है? नवपाषाण काल का होता है। चलिए, यही वो समय है जब पहिए का आविष्कार हुआ। कौन से समय में आपसे पूछा जाए कि वो समय कौन सा है या कौन से कालखंड में आने के बाद पहिए का आविष्कार हुआ था, तो वो कौन सा है? नवपाषाण काल है। अब हम लोग इसके बारे में क्या पढ़ना है? अब हम लोग को ये पढ़ना है कि नवपाषाण काल में आने पर ये किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट का, किस प्रकार के औजार का प्रयोग करने लगे थे। वो कौन से औजार थे? इसमें औजार का जो प्रयोग हो रहा है वो कौन से हैं? स्लेट, पत्थर के औजार। किस प्रकार के पत्ते, किस प्रकार के औजार का? जी जी जी, ये डेली होगा क्लासेस, और कभी समय मिलेगा तो 2 से 3 भी क्लासेस में ले लूंगा, क्योंकि मुझे कंप्लीट करवाने का टेंशन है। पूरा का पूरा मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा स्पेशल क्लास में। ठीक है, अब हम लोग से औजार किस प्रकार से है? तो स्लेट पत्थर का, स्लेट को पता है ना आप सभी लोगों को, उस प्रकार के पत्थर के औजारों का यहाँ पर क्या है? प्रयोग होने लगा। अब नवपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या पूछा जाएगा? स्थल पूछा जा सकता है कि वह स्थल कौन कौन सा रहा। तो सबसे पहला जो स्थल देखा जाए वो कौन सा है? मेहरगढ़। कौन सा है? मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ के बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर मेहरगढ़ के बारे में समझ लेते हैं। मेहरगढ़ कहां पर है? बलूचिस्तान। आप लोग नोट्स बनाने का आदत जरूर डालिएगा अपने कॉपी में। बलूचिस्तान कहां पर? पाकिस्तान वाला क्षेत्र। कहां पे? पाकिस्तान वाला। और यहां से 7,000, लगभग 7,000 ईसा पूर्व का कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किसकी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यहां से 7,000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य की क्या है? प्राप्ति हुई है। और पुराने खोजों के अनुसार, यानी कि जो आपका ओल्ड एनसीईआरटी है, तो ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार यहां पर क्या है? मेहरगढ़ में सबसे पुराना कृषि के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। और यहीं पर मेहरगढ़ में पालतू भैंस की प्राप्ति हुई है। किसकी प्राप्ति हुई है? पालतू भैंस का। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम साक्ष्य पालतू भैंस की सबसे पहला साक्ष्य की प्राप्ति कहां पर हुआ था, तो वो साक्ष्य की प्राप्ति कहां पर हो रहा है? मेहरगढ़ में। कहां पर हुआ था? मेहरगढ़ में। याद रहेगा, मेहरगढ़ ही वो ऐसा स्थान है जहां पर सबसे पहले पालतू भैंस की साक्ष्य की प्राप्ति हुआ था। फिर हम लोग सेकंड स्थान पे आते हैं। अभी हम लोग को स्थल ही पढ़ना है। सेकंड स्थल अगर हम लोग देखते हैं तो सेकंड स्थल देखा जाए तो ये कौन सा है? लहुरा देव। क्या नाम है? लहुरा देव। और लहुरा देव के बारे में देखा जाए ये कहां पर है? तो ये है आप लोग का संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। और ये संत कबीर नगर कहां पर है? उत्तर प्रदेश। ये आपके गाजियाबाद वाले साइड में है। तो संत कबीर नगर कहां पर? उत्तर प्रदेश का। यहां पे हमें किसकी प्राप्ति हुई है? लहुरा देव के पास। तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 8,000 ईसा पूर्व कृषि एवं चावल के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, इंपोर्टेंस मैं इसीलिए यहां पर लिख दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि सबसे प्रथम चावल के साक्ष्य की प्राप्ति कहां पर हुआ है। तो याद रखे रहेंगे कहां पर हुआ है? लहुरा देव। याद रहेगा आप सभी लोगों को ये कौन सा स्थान पर है? तो ये है संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। तो चावल के सबसे प्रथम साक्ष्य की प्राप्ति क्या है? नहीं, भैंस खाते नहीं थे, पालतू। जब यहां पर लिखा मेरे भाई पालतू भैंस के रूप में, यानी कि दूध निकालने के लिए इसका लोगों को पता चल चुका था। चलिए, तीसरा अगर स्थल के बारे में अगर मैं आप लोगों को चर्चा करूं, तीसरे स्थल के बारे में अगर मैं बताऊं तो तीसरा स्थल कौन सा है? कोलडीहुआ। कौन सा है? कोलडीहुआ। क्या नाम है? कोलडीहुआ। कोलडीहुआ को देखा जाए ये कहां पर प्राप्त हुआ है? तो ये है इलाहाबाद के पास। इलाहाबाद के पास में है। और यहां से कौन से साक्ष्य की प्राप्ति हुई है? तो यहां पर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 6500 ईसा पूर्व यहां पर चावल के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। तो सबसे पुराना चावल की साक्ष्य की प्राप्ति से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे रहा हो तो वो कौन सा होगा? वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा लहुरा देव में। और अगर आपसे यह पूछा जा रहा हो कि चावल का, सॉरी, ठीक है, अगर आपसे यह पूछा जा रहा हो कि लहुरा देव के बाद चावल का साक्ष्य की प्राप्ति कहां पर हुआ है? तो कोलडीहुआ में हुआ है। चौथे स्थान के बारे में देखा जाए तो चौथा स्थान कौन सा है? चिरांद। कौन सा है? चिरांद। और चिरांद कहां पे है? सबको पता है ये कि कई दफा आपके बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये कहां पर है? सारण। सारण बिहार। ठीक है, तो बिहार में है। बिहार में यहां पर देखा जाए चिरांद के पास में, तो यहां पर सबसे प्रथम बार हड्डियों के उपकरण, तो यहां पर हड्डियों के उपकरण की प्राप्ति हुई है। तो आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि हड्डियों के उपकरण की प्राप्ति कहां पर हुआ है, तो यह स्थान कौन सा है? चिरांद है। क्या आप सभी लोगों को समझ में आ गया यहां तक?
इसमें जितना लिखा हूं, क्या किसी के मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है क्या? सिंपल वे में आप लोग चल रहे हैं, एक एक कदम हम लोग आगे चल रहे हैं और सारी चीज आप लोग को समझ में आते जा रहा है। नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट हम लोग यहां देखते हैं, किसके बारे में? कश्मीर के बारे में। अगर हम लोग यहां कश्मीर के बारे में देखें तो कश्मीर में दो स्थलों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कश्मीर में दो स्थलों के बारे में हम लोग जानेंगे। एक स्थल तो कौन सा है? बुर्ज होम। कौन सा स्थल है? बुर्ज होम। और दूसरा स्थल अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा स्थल है गुफ्तराल। क्या नाम है? गुफ्तराल। ये दोनों का दोनों आपके पेपर के लिए इंपोर्टेंस है, इसलिए मैंने दोनों के बारे में लिखा है। आप लोग ऐसे ही बनाकर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर हम लोग बुर्ज होम का मतलब समझते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ही होता है जन्म स्थान। इसका अर्थ क्या होता है? जन्म स्थान होता है। और यहां के बारे में बता दे, बुर्ज होम के बारे में बता दे कि यहां पर लोग जो है, लोग यहां पर गड्ढे में रहा करते थे। थैंक यू सोना जी। यहाँ के लोग कहां पर आते थे? गड्ढे में रहा करते थे। दूसरा देखा जाए तो दूसरा यही के लोग शिकार एवं मछली पालन करते थे। मतलब अभी भी यहाँ के लोगों में कृषि का ज्ञान नहीं हुआ था। एक स्थान, ये सब अगर देखा जाए स्थल जो है नवपाषाण काल में डेवलप हो चुका था, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कश्मीर वाला क्षेत्र को देखते हैं तो कश्मीर वाले क्षेत्र के लोग अभी भी गड्ढे में रह रहे हैं और वहां के लोग शिकार और मछली पालन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और आश्चर्यचकित जो हमारे पेपर में आया हुआ है अब सिकंदर यहाँ पे पूछ रहा है बारिश हुई तब? बारिश हुई तो भाई गड्ढे को जो है ढकने के लिए व्यवस्था लोग करते थे। गड्ढा ऐसा थोड़ा था कि नीचे जहां से एंट्री करना है उसकी ऊंचाई होता था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि नीचे केवल ऊंचा को बनाते थे, वहां से एंट्री करके लोग जाते थे। अभी भी देखिए ना यूट्यूब पे गड्ढे में रहने वाले लोगों का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, वहां पे जब आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर एक और पॉइंट आपको जानना है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, यही क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को बुर्ज होम के बारे में समझा रहा हूं, ठीक है। एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला। थोड़ा छोटा में लिख दिया, समझ में तो आ गया ना मैंने क्या बताया यहाँ पर? यही वो बुर्ज होम ऐसा स्थान है, बुर्ज होम ऐसा स्थान है जहां पर एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य की क्या है? प्राप्ति हुई है। वो स्थान कौन सा है? बुर्ज होम है। और अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं किसके बारे में? गुप्त कराल के बारे में आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। मतलब मिट्टी में ही तो रह रहे लोग, ये लोग ना कुम्हार की गुफा। कुम्हार की गुफा यानी कि गुप्त कराल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के भी साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। और दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो यहीं से पशुपालन की भी साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। तो दोनों प्रकार की साक्ष्यों की प्राप्ति कहां से हो गया है? तो गुप्त कराल से हो गया है। तो ये कश्मीर में पाए जाने वाले दो स्थल है जो नवपाषाण काल से है। सर इसका अर्थ किस भाषा में है? अर्थ तो हिंदी भाषा में ही होता है, कुम्हार की गुफा है। उस समय जो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था उसके अकॉर्डिंग। चलिए अब हम लोग एक और पॉइंट यहाँ पर हेडिंग आप लोग डालिएगा। नवपाषाण काल हम लोग को कंप्लीट हो गया। नवपाषाण काल में देखिए हम लोगों ने क्या देखा? समय, इसको उतना ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है, ध्यान नहीं देना है। सबसे ज्यादा जो आप लोग को ध्यान देना है और इंपोर्टेंस है वो कौन सा है? लक्षण है। कौन सा है? लक्षण है, ठीक है, लक्षण है। दूसरा आप लोग की क्लास की टाइमिंग जो है वो 12:30 नहीं 1 PM में डेली आप लोग का क्लास होगा, 1 PM में डेली क्लास होगा और मे भी नाइट में भी कभी क्लासेस आप लोग का ले लूंगा, ठीक है। चलिए यहां तक ये आप लोग को इसका लक्षण जरूर याद करना है कि कौन कौन से लक्षण थे। फिर हम लोग को इसका जो स्थल है ना, ये हमारे अपने माइंड पर इसको रखना होता है कि कौन कौन से जो है स्थल है और वहां से कौन कौन से साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। बस इतना पॉइंट जान लिए, कंप्लीट हो गया। हम लोग अब किसके बारे में देखते हैं? दक्षिण भारत के। हेडिंग डालिएगा, दक्षिण भारत में महापाषाण काल। कहां के बारे में हम लोग देखेंगे? तो हम लोग यहां देखने वाले हैं दक्षिण भारत में महापाषाण काल। अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो दक्षिण भारत ऐसा स्थल है जहां पर रागी एवं धान की खेती, तो ऐसा स्थल दक्षिण भारत है जहां पर रागी और धान की खेती की प्राप्ति हो रही है। साक्ष्य की हमें क्या है? प्राप्ति हो रही है दक्षिण भारत में, यानी कि दक्षिण जो भारत है यहां पर एक स्थान है जिस स्थान का क्या नाम है? संगन कल्लू। क्या नाम है? संगन कल्लू। और जो संगन कल्लू नामक स्थान है ये है कहां पर? यह स्थान हमें प्राप्त होता है कर्नाटक में। कहां पर प्राप्त होता है? कर्नाटक में। और यही कर्नाटक में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हुआ है मास्की, दूसरा ब्रह्मगिरी जो महापाषाण काल का स्थल है, तीसरा संगल कल्लू, चौथा पिकलीहल। ये जितने भी स्थल मैंने लिखा है ये सभी के सभी स्थलों की प्राप्ति कहां पर हुआ है? कर्नाटक। और ये दक्षिण भारत के महापाषाण काल के स्थल है। ठीक है, संगल कल्लू में अगर देखा जाए कि यहाँ किसकी किसकी प्राप्ति हुई है तो यहाँ प्राप्ति हो रही है, एक तो हमें प्राप्ति हो रही है राख के ढेर। सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर संगम कल्लू में ही राख के ढेर की प्राप्ति हुई है। और दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ से ही प्राप्त हो रहा है पशुपालन के साक्ष्य। यहां से किसकी प्राप्ति हो जा रही है? तो पशुपालन की साक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। यह दक्षिण भारत के कर्नाटक के ये संगम कल्लू नामक स्थान है जहां पर सबसे प्रथम बार सबसे ज्यादा मात्रा में राख की ढेर की प्राप्ति हुई है। तो यह अनुमान लगाया जाता है या तो जंगलों में आग लग गया होगा या इंसानों के द्वारा आग लगाया गया होगा। और दूसरा कौन सा पार्ट है यहाँ पर? तो दूसरा है पशुपालन के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। और कर्नाटक में ये सभी स्थल है जो महापाषाण काल से संबंधित है। तो हम लोगों ने दक्षिण भारत में संगम कल्लू के बारे में समझ लिया। अब हम लोग एक और पॉइंट यहाँ देखते हैं। देखिए आप लोग खुद देखिएगा, अगर आप लोग मेहनत करने वाले हैं तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि नोट्स बनाना कितना इजी है। देखिए तो एक बार आपने लिखा और जैसे मैं यहाँ पर लिखते हुए समझा रहा हूँ वैसे वैसे आप एरो देते हुए बना रहे हैं, आपका नोट्स भी कितना अच्छा लग रहा होगा। आपके सिवा कोई दूसरा नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा है ना? और याद भी होते चल रहा होगा। जी जी जी, एनसीएंट से मैं आधुनिक तक ले जाकर कंप्लीट करवा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो। एनसीएंट से लेकर आधुनिक तक मैं कंप्लीट करूंगा। बस आप लोगों को देखना है, सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, डेडिकेशन देना है बस। चलिए अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से भी नौपाषाणकालीन स्थल ज्ञात हुए हैं। कहां से?
आंध्र प्रदेश से भी और तमिलनाडु से भी, इन दोनों स्थानों से भी आप सिर्फ यह मत सोच लेना कि दक्षिण भारत में सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, ऐसी बात नहीं है। 9 प्रशांतकालीन स्थलों के बारे में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश से भी और तमिलनाडु से भी, इन दोनों स्थानों से भी क्या है, प्राप्ति हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अलग टॉपिक पे, और वो कौन सा है, वो है लौह युग। कौन सा है, लौह युग। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयरन एज, ये बोला जा सकता है ना, आयरन एज। तो हम लोग आयरन एज के बारे में देखते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होता है धीरे धीरे हमारी हिस्ट्री का, इतिहास का, और हम लोग एक एक कदम बढ़ाते हुए अपने हड़प्पा सभ्यता की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो सर इस टॉपिक से बस जी जी जी, इन सब टॉपिक में सिर्फ स्थल और इनके लक्षण, सिर्फ 2 पॉइंट आपको जानना है, ज्यादा नहीं जानना है। क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं स्थलों से और लक्षणों के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो सिर्फ हम लोग को उतना ही जानना है। चलिए, लौह युग के बारे में अगर हम लोग देखें तो यह एक वैसा समय है, जब यह एक वैसा समय है जब लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था, लोहे का प्रयोग होने लगा था। इस समय, जी हाँ, हर जिस एग्जाम में आपके ये हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। इधर लोहे का प्रयोग क्या है, होने लगा था। और इसी समय लोहे के प्रयोग के बारे में देखा जाए तो एक स्थान है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा। क्या नाम है, अतरंजी खेड़ा। और दूसरा स्थान है कौन सा, हस्तिनापुर। दूसरा कौन सा स्थान है, हस्तिनापुर। अतिरंजी यानी कि अतरंजी खेड़ा अगर स्थान को देखा जाए, ये कहां पर है, ये एटा में है, और एटा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। और हस्तिनापुर अगर देखा जाए तो ये भी हम लोग को पता है कि ये भी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लोहे का सबसे पहला साक्ष्य, लोहे का सबसे पहला साक्ष्य की प्राप्ति कहां से हुई है, यानी कि वो कौन सा स्थल है जहां पर लोहे का सबसे पहला साक्ष्य की प्राप्ति हो रहा है, तो वो कौन सा स्थान है, अतरंजी खेड़ा। और ये भी आपके पेपर में आ चुका है। सबसे अच्छी बात तो यही है, नहीं नहीं ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सबसे अच्छी बात आपका यही है कि यहां से अतरंजी खेड़ा आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि भारत में सबसे प्रथम बार लोहे का प्रयोग कहां से शुरू किया गया था, तो वह स्थान कौन सा है, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखा जाए तो यही वो लौह युग है, यानी कि आयरन एज है, जिस समय चित्रित धूसर मृदभांड की शुरुआत होने लगी। यही वो समय है जिस समय, यानी कि जो आपके घर में आप लोग देखेंगे कि मृदभांड यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन देखते होंगे, उस पर क्या किया जाने लगा, चित्रकारी किया जाने लगा। अब लोगों के पास जब एग्रीकल्चर हो गया था तो लोगों के पास अब समय मिलने लगा सोचने का। पहले वो पूरी की पूरी जिंदगी, पूरा लाइफ, पूरे दिन पेट के लिए सोचा करते थे कि भोजन कहां से आए, कैसे जंतुओं को मारा जाए, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे। लेकिन एग्रीकल्चर का विकास हो जाने के कारण लोगों के पास अब क्या हुआ, समुदाय बनने लगा, और एक स्थान पे वो स्थिर होने लगे। एक स्थान पे जब स्थिर हो रहा है और पेट का जो होता है भूख शांत हो जाता है, तब दिमाग चलना भी शुरू हो जाता है। आप लोग को ये चीज पता होगा, भूख जब लगता है तो दिमाग काम करना भी बंद कर देता है। तो लोगों का जब भूख शांत हो गया तो लोगों में अब कलाकृतियां आ गई, जिसके मन में जो कलाकृति था, जैसे मैं हूं तो मुझे पढ़ाने का शौक है, और मुझे पढ़ाने का शौक है और मेरे पास टाइम है, तभी तो मैं पढ़ाऊंगा ना। अगर मेरे पास टाइम ही ना हो तो मेरा शौक क्या हो जाएगा, खत्म हो सकता है। तो जब लोगों के पास समय मिलने लगा तो अब वो लोग क्या करने लगे कि मिट्टी के बर्तनों पर अब वो लोग चित्रकारी करने लगे, और वहीं से शुरुआत हो जाता है चित्रित धूसर मृदभांड की शुरुआत हो जा रहा है। तो अगर पूछा जाए कौन से समय में हुआ, तो कौन से समय में होता है, तो लौह युग में होता है। अब यहां देखिएगा, आप लोग एक समय एक तरफ लिख लीजिएगा मृदभांड, समझिएगा, लिख लेना मृदभांड, और दूसरी जगह पे आप लोग को लिख लेना है काल। दूसरे साइड में आप लोग को यहाँ पर क्या लिख लेना है, काल के बारे में। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिख रहा हूँ, वैसे वैसे आप लोग लिखिएगा, आप लोग का सारा पॉइंट, सारा कंसेप्ट, मतलब कि डाउट जो है आपके मन का, वो क्लियर हो जाएगा। मैं उसकी गारंटी ले रहा हूँ। आप लोग एक बार नोट्स अपना स्वयं का बनाकर देखना। अगर आप नोट्स पीछे तो चिल्लाते रहोगे ना, तो आपका कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए काले एवं लाल मृदभांड, मतलब आप सोचिएगा वैसा जब मिट्टी के बर्तन को हम पका रहे हैं तो उसके ऊपर काले रंग का या लाल रंग का हम पेंट कर रहे हैं, उस प्रकार की मृदभांडों की प्राप्ति कौन से समय में होती है। आपसे ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, ये कौन से समय में होता है, ताम्र प्रसार काल। तो ताम्र प्रसार काल से लेकर, या अगर हम बोले हड़प्पा काल से आगे तक, ठीक है, आगे तक, तो किस प्रकार के मृदभांडों की प्राप्ति हुई है, तो काले और लाल रंग के जो मृदभांड है, इसकी प्राप्ति कब हो रही है, तो ताम्र प्रसार काल में या हड़प्पा काल से आगे इसकी प्राप्ति हो रही है। याद रहेगा हमेशा आपके माइंड पर। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो अब यहां पर गैरिक मृदभांड, मतलब ओसीपी एक प्रकार से मृदभांड है, और इसकी प्राप्ति कब होती है, इसकी प्राप्ति होने लगती है पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ में। तो इसकी प्राप्ति कब होने लगती है, इसकी प्राप्ति होती है पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ में। गैरिक प्रकार से एक प्रकार का यह कलर होता है, इस प्रकार के मृदभांडों की हमें क्या है, प्राप्ति होने लगती है। तीसरा मृदभांड अगर हम लोग यहां देखते हैं, तीसरे मृदभांड के बारे में देखें तो तीसरा हम लोग से पूछा जा सकता है चित्रित घूसर मृदभांड। किसके बारे में पूछा जा सकता है, चित्रित घूसर मृदभांड के बारे में पूछा जाए तो इसकी प्राप्ति कब होती है, उत्तर वैदिक काल। कब होने लगता है, तो उत्तर वैदिक काल में चित्रित घूसर मृदभांडों की क्या है, प्राप्ति होने लगती है। तीसरा या चौथा पॉइंट अगर देखा जाए तो चौथा हम लोग से पूछा जा सकता है उत्तरी काली पॉलिश, मतलब अब पॉलिश किया हुआ मृदभांड, अब पॉलिश किया हुआ मृदभांड की प्राप्ति होती है। और ये प्राप्ति कब होती है, तो ये प्राप्ति होती है वैदिक काल से लेकर मौर्य काल तक, इसकी क्या है, प्राप्ति हो रही है। तो देखिए ये टोटल मृदभांड है। कभी कभी आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है कि किस प्रकार की मृदभांड कब जो होता है, किस समय में प्राप्त हो रहा था। तो अगर आप लोगों के पास यह बनाया हुआ ग्राफ होगा तो अब आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन पूछने का उम्मीद क्या है। अगर पूछा जाए काले और लाल, ये तो शुरुआती दौर का है, अर्थात हम ताम्र बोल सकते हैं। गैरिक पूछा जाए पूर्व वैदिक बोल सकते हैं, चित्रित पूछा जाए उत्तर वैदिक बोल सकते हैं, और उत्तरी काली जो होता है पॉलिश मृदभांड अगर पूछा जाए तो वैदिक काल। देखिए ये बढ़ते हुए, यानी कि ताम्र प्रसार काल, उसके बाद वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक, उसके बाद जो होता है मौर्य काल तक। तो ये टोटल 4 प्रकार से हम लोगों से पूछा जाता है मृदभांडों का। तो कभी भी अगर गैरिक होता है, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है ना कलर, ये येलो कलर वाला, इसी में काले रंग को मिलाकर एक प्रकार से जो रंग बना दिया जाता है, ठीक है। तो याद में एक्चुअली नहीं लगा पाया उस प्रकार के मृदभांड, कल मैं जो लाकर अलग-अलग जो आपको लगाकर दिखा दूंगा, या गोल बाबा से आप पूछिएगा, गोल बाबा हर एक चीज की जानकारी रखते हैं। चलिए
क्या आप सभी लोगों को यहां तक कोई डाउट या क्वेश्चन है आपके मन में? एक बार बताइए तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन या डाउट है? सिंपल में समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना? चलिए, तो अगर आप लोग का क्लियर हो रहा है और समझ में आ रहा है, देखिए ये पीपीटी है, आप लोग डाउनलोड करके एक बार उसको भी पढ़ लेना, उस पीपीटी को भी पढ़ लेना, ठीक है? तो यहां अगर हम लोग देखते हैं तो ताम्र प्रसार काल, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ताम्र प्रसार काल। ताम्र प्रसार काल का इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश होता है कैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है ना? क्या होता है? कैल्कोलिथिक पीरियड होता है इसका इंग्लिश। अब देखिए बहुत सिंपल है, अगर हम लोग यहां देखते हैं ताम्र, ताम्र का मतलब क्या हुआ? ताम्र का मतलब क्या हुआ? तांबा। और दूसरा हम लोग यहां देखते हैं प्रसार, दूसरा कौन सा है? प्रसार। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रसार का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो एक प्रकार से वैसा युग जिसमें तांबे का भी प्रयोग किया जा रहा है और जिसमें पत्थर का भी प्रयोग किया जा रहा है, उस प्रकार के काल को, उस प्रकार के एज को क्या कहा जाता है? ताम्र प्रसार काल कहा जाता है। समझ में आ गया? ताम्र प्रसार काल का मतलब क्या हुआ कि जिसमें तांबे का भी प्रयोग किया जा रहा है और जिसमें पत्थर का भी प्रयोग किया जा रहा है, उस एज को क्या कहा जाता है? ताम्र प्रसार काल कहा जाता है, ठीक है? इस एज में हम लिख सकते हैं मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु। मानव के द्वारा सबसे प्रथम बार किस प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया था? तो वो धातु कौन सा था? तांबा। ठीक है, याद रहेगा, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग गलती करके आ जाओगे ना, गलत कर दोगे ना, कौन सा था? वो तांबा। मानव के द्वारा सबसे प्रथम बार प्रयोग किया गया धातु कौन सा रहता है? तांबा धातु रहता है। अब इसमें हम लोग को अलग अलग संस्कृतियों के बारे में पढ़ना है। जितने भी आप लोग जुड़ रहे हैं सभी लोगों को स्वागत है, लेकिन आप लोगों के लिए कहा जाए मेरी क्लास में सबसे बड़ी आप लोगों को कमी मिलेगा कि आपको खुद से लिख के पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, मेहनत करवाना मैं करवाना चाहता हूं आप लोगों से, तभी जाकर आईएएस निकलेगा। तो जो भी मेरी क्लास कंटिन्यू देखें उनसे रिक्वेस्ट होगा आराम से लैपटॉप को या मोबाइल को सामने रख दे, कॉपी कलम अपना उठा लें और लिखना शुरू कर दे, नोट्स बनाना शुरू कर दे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। नहीं तो नहीं, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो यही तो है, फेंकू जितने फेंकू मल वाले टीचर होते हैं ना, उनसे बच्चे बहुत संतुष्ट हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि वो टीचर केवल फेंकना जानते हैं, यूपीएससी लेवल का कंप्लीट नहीं करवाना चाहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ताम्र प्रसार काल, किसके बारे में? ताम्र प्रसार काल। अगर हम लोग ताम्र प्रसार काल में देखें, हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि ताम्र प्रसार काल क्या है, लेकिन इसमें अलग अलग संस्कृतियों का डिवाइडेशन किया गया है, इसमें अलग अलग संस्कृतियों को बताया गया है, और वो संस्कृति कौन कौन सी है अगर देखा जाए, वो संस्कृति कौन कौन सी है, तो सबसे पहला इसमें संस्कृति की प्राप्ति होता है मालवा संस्कृति। समझ लेना यहाँ पर सभी संस्कृतियों के बारे में, आप अब इससे अनुमान लगा लो कि अगर प्रीलिम्स लेवल में मैं इतना डीपली जाकर बता रहा हूं तो मेंस लेवल में आप लोगों को कितना पढ़ना होगा, जिसका ऑप्शनल होगा। और एक दो टीचर को मैं देखता हूं कि वो हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, और पहला टॉपिक शुरू किया गया सिंधु घाटी, और सिंधु घाटी मात्र 7-8 घंटे की क्लास में कंप्लीट, और वैदिक धर्म जो होता है शुरू हो गया, वैदिक काल शुरू हो गया। तो ये गुमराह किया जाता है, आप लोग खुद जो होता है सिलेबस नहीं देखते हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखते हो, और यही रीजन है कि आप लोग जो है वैसे जो सही पढ़ाने वाले टीचर नहीं है उन लोगों के जाल में आप लोग फंस जाते हो और अपना टाइम बर्बाद कर देते हो। यूट्यूब भी है ना, फ्री में क्लासेस नहीं होता है, आपका समय लगता है, टाइम किलिंग होता है आप लोग का, जो कभी वापस नहीं आ सकता है। पैसा तो वापस आ सकता है, समय नहीं आ सकता है, तो पैसे से भी ज्यादा जो कीमती है ना वो आपका समय है, तो समय बचाओ, सही से पढ़ो, तब जाकर सिलेक्शन होगा। तो पहला हम लोग यहाँ क्या देखते हैं? मालवा संस्कृति को देखते हैं। अगर हम लोग मालवा संस्कृति के बारे में देखें तो मालवा संस्कृति कब से कब तक था? तो 5000 बीसी के समय तक के खंड को मालवा संस्कृति माना गया। और ताम्र प्रसार काल का लिख लीजिएगा कि ताम्र प्रसार काल का सबसे पहला साक्ष्य, सबसे पहला जो साक्ष्य की प्राप्ति हुआ है ये कहां से है? मालवा संस्कृति से है। जी, जिन बच्चों को तो अच्छा लग गया ना, अब वो तो कंटिन्यू देखते हैं। चलिए हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड में एक हम लोग को और यहाँ पर संस्कृति के बारे में पता लगता है, और वो संस्कृति कौन सा है? गणेश्वर संस्कृति। कौन सा है? गणेश्वर संस्कृति। अगर हम लोग यहाँ पर गणेश्वर संस्कृति के बारे में जानने का ट्राई करें तो गणेश्वर संस्कृति 2800 से लेकर 2200 ईसा पूर्व के समय का जो खंड था ताम्र प्रसार काल में, उस समय को क्या कहा गया? गणेश्वर संस्कृति कहा गया। और यह संस्कृति मुख्यतः, थैंक यू रंजन पांडे जी, गणेश्वर संस्कृति मुख्यतः कहां पर है? तो यह राजस्थान। कहां पे फैला हुआ? तो राजस्थान वाले क्षेत्र में, ठीक है ना? राजस्थान वाले क्षेत्र में एक और है, नदी है, जिस नदी का क्या नाम है? बनास नदी। कौन सी नदी का नाम है? बनास नदी। तो जो ये बनास नदी है, तो बनास नदी के आसपास में लोगों के द्वारा जो फैला गया था, यानी कि लोग जो वहां रह रहे थे, यही उन्हीं के आधार पर क्या कहा गया? बनास संस्कृति नाम दिया गया। इसको क्या बोला गया? तो बनास संस्कृति कहा गया। बनास नदी के पास में रहने वाली जो संस्कृति थी, उस संस्कृति का क्या नाम दिया गया? तो बनास संस्कृति नाम दिया गया। अच्छा, आपके गांव का ही है जी मोदी जी, चलिए, लेकिन आप तो गुजरात से हैं। हम लोग यहाँ आते हैं तीसरी संस्कृति के बारे में देखा जाए तो तीसरा संस्कृति कौन सा प्राप्त होता है? आहार संस्कृति। कौन सा है? आहार संस्कृति। अगर हम लोग आहार संस्कृति को देखें तो ये कब से लेकर कब तक है? तो ये है 2100 से लेकर 1400 बीसी तक के कालखंड को आहार संस्कृति कहा गया। और इसकी प्राप्ति कहां पर होता है? इसकी भी प्राप्ति हो रहा है राजस्थान में। कहां पर हो रहा है? राजस्थान में। जो राजस्थान है यहीं पर तांबे का भंडार वाले पास में यह आहार संस्कृति का क्या है? सर मालवा संस्कृति वेस्टर्न एमपी का है। मालवा जी सर, आपने पीटी एग्जाम दी थी। नहीं मोदी जी, इस बार मैंने नहीं दिया था। चलिए नेक्स्ट अगर संस्कृति को हम लोग देखते हैं, वो संस्कृति कौन सा है? जोड़वे संस्कृति। कौन सी संस्कृति है? तो जोड़वे संस्कृति है। और एक लास्ट में हम लोग देखेंगे कौन सा है? आहड़ संस्कृति। कौन सी संस्कृति है? आहड़ संस्कृति है। इन सभी संस्कृतियों के बारे में देखेंगे। यही जो आहड़ संस्कृति है ना, ये आहड़ संस्कृति हड़प्पा कालीन थी। हड़प्पा के आसपास में उपजी हुई जो संस्कृति है वह कौन सा है? हड़प्पा कालीन संस्कृति थी। और जो तांबे का भंडार प्राप्त हुआ है यहीं पर आहार संस्कृति, जो आहार संस्कृति, देखिए दोनों में अंतर है। यहाँ पे आहार संस्कृति है और यहाँ पर आहड़ संस्कृति है, दोनों का अंतर आप समझिएगा। आहार संस्कृति हड़प्पा कालीन संस्कृति थी और आहार संस्कृति राजस्थान के जो तांबे का भंडार है, जिसका नाम ही रख दिया गया है तंबवती,
या दूसरा नाम अगर देखा जाए उसका नाम कौन सा है, गिलोंड। कौन सा है, गिलोंड। इन दोनों स्थान पर यह फैली हुई जो संस्कृति थी वह संस्कृति कौन सा है, आहार संस्कृति। देखिए जितना टिपिकल इसको समझना होता है ना उससे कहीं ज्यादा टिपिकल इस सब्जेक्ट को और इस टॉपिक को पढ़ाना होता है। और यही कारण है कि टीचर्स इस टॉपिक को ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनको भी ये सारे पॉइंट समझ में नहीं आ पाता है। आप लोग एक पॉइंट लिख लेना नोट करके, महात्मा गांधी का नोट बनाना और नोट करके लिख लेना। यहां पर मुझे तो नहीं लगता थी कोई भी किसी कोचिंग में ये सब कितना डिटेल में बताया जाता है। निशिता रंजन जी, मैं बताता हूं अपने छोटे भाई बहनों को, लेकिन अपने सखाओं को मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूं। ये बात जानिएगा कि जो दिल्ली में आकर 2-2 लाख रुपया देकर कोचिंग भी करते हैं ना, अगर वो मेरी बात को मानकर सिस्टमैटिक नोट्स बनाकर पढ़ लेना तो वो उन बड़े-बड़े कोचिंगों को भी चुनौती दे सकते हैं। ये बात जान लीजिए। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो बार-बार बोलता हूं कर लो बेटा, पढ़ लो बेटा, लेकिन यहाँ जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं ना हिंदी मीडियम वाले, वो संभलने वालों में से नहीं है। वो नोट्स नहीं बनाएंगे। सर जी पीपीटी कब मिलेगा, लेकर अगरबत्ती दिखाने के लिए, कोई बात नहीं, याद रखिएगा। ताम्र प्रसार काल से संबंधित सर्वाधिक व्यापक रूप से शोध कार्य दक्षिण महाराष्ट्र में हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ताम्र प्रसार काल से संबंधित सबसे ज्यादा शोध कार्य कहां पर हुआ है तो वह स्थान कौन सा है, दक्षिण भारत में है। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो दैमाबाद, ये नाम आप लोग लिखते चलना, दैमाबाद। और एक और नाम इसी में हम लोग को मिलता है दैमाबाद। देखिए जहां पर ऐसे मैं गोल घेरा बना दूंगा आप लोग अपने नोट्स में बना लेना। दूसरा देखा जाए क्योंकि वो इंपोर्टेंस पॉइंट है, जोड़वे। कौन सा है, जोड़वे। तीसरा देखा जाए नेवासा, और ये सभी पेपर में आए हैं। जब मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। चौथा देखा जाए नासिक। कौन सा है, नासिक। इसके बाद अगर देखा जाए चंदौली, ठीक है। इसके बाद सोनारगांव। कौन सा है, सोनारगांव। पढ़ने के लिए एक बार पीडीएफ चाहिए तो मांगते हैं। जी जी जी, पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, साइड में आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया होगा तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सभी जो गांव है ना जहां पर ताम्र प्रसार कालीन क्या है खोज किया गया था, यही जो इनाम गांव है, सोनारगांव हो गया ना, एक और नाम लिख लीजिएगा, इनाम गांव। यही दक्षिण भारत का ही है। इनाम गांव जो है ना, यहां से जो संस्कृति फली और बड़ी है उस संस्कृति का क्या नाम है, जोड़वे। इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, जोड़वे संस्कृति। तो यहां से कौन सी संस्कृति फली और बड़ी है, तो जोड़वे संस्कृति फली और बड़ी है। लिख लिया आप लोग, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। रजनी जी नमस्कार। चलिए दूसरा पॉइंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, दैमाबाद। कौन सा है, दैमाबाद। जो ये दैमाबाद है, या दैमाबाद से सबसे प्रथम बार यहां से क्या हुआ है तो आप लोग को याद रखना होगा, रथ, यानी कि यहां से तांबे का रथ की प्राप्ति हुई है। दैमाबाद ही है जहां पर तांबे की रथ की प्राप्ति हुई है। दूसरा अगर मैं इसके बारे में बोलूं तो यहां जो बस्ती है या यहां के जो मकान है, तो बस्ती और मकान की किलेबंदी की गई है। यहां से बस्ती और मकान की किलेबंदी की गई है, अर्थात एक प्रकार से दुर्गीकरण किया गया है। तो वो कौन सा स्थान है जहां पर आपसे अगर पूछा जाए बस्ती और मकानों का किलेबंदी किया गया है, या अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि वो कौन सा स्थान है जहां से तांबे की रथ की प्राप्ति हुई है, तो वो स्थान कौन सा है, दैमाबाद है। कौन सा है, दैमाबाद है। और यही जो मैंने नाम लिखा, इनाम गांव। कौन सा नाम, इनाम गांव। अगर हम लोग इनाम गांव के बारे में समझने का ट्राई करते हैं तो यहां से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहां से एक तो मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है और दूसरा 5 कमरों वाला मकान की प्राप्ति हुआ है। ठीक है, तो 5 कमरों वाला मकान की प्राप्ति कहां पे हो रहा है, इनाम गांव से हो रहा है। एक लास्ट पॉइंट आप लोगों को और आपके पेपर के लिए इंपोर्टेंस बन सकता है, उसको आप लोग जरूर लिखिएगा। प्रमुख घाटी, अलग अलग जो घाटियां हैं और यह क्षेत्र, वो घाटी कौन कौन से क्षेत्रों में है उसके बारे में आप देखिएगा। सबसे पहले सोहन घाटी। कौन सी घाटी, सोहन घाटी। सोहन घाटी कहां पर है, पाकिस्तान में है। दूसरा अगर आपसे मैं कहूं बेलन घाटी, तो बेलन घाटी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तीसरा अगर मैं आपसे कह रहा हूं बनास घाटी। कौन सा, बनास घाटी। और बनास घाटी कहां पर है, राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको घाटी पूछ रहा हूं नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी, और नर्मदा घाटी कौन से क्षेत्र में, मध्य प्रदेश। ठीक है। और लास्ट में एक और पॉइंट अगर मैं आपसे पूछ ले रहा हूं कोतल्लेयार घाटी। विजन आईएएस का मटेरियल इनफ है आफ्टर कंप्लीटिंग एनसीईआरटी। देखिए इनफ तो हर एक बुक है, नोट्स है, सही है, वो आपको विजन आईएएस का भी नोट्स काफी अच्छा है, पढ़ लीजिएगा उसको। लेकिन एक बार किसी भी टीचर की क्लास आप जरूर कीजिएगा, टीचर की क्लास जरूर करना। कोटियार घाटी, कोटियार घाटी कहां पर है, तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में। ये वो सब घाटियां हैं जहां पर मानव सभ्यता का उत्पत्ति हुआ था, जहां से मानव सभ्यता ने क्या किया था, अपना विकास, मानव सभ्यता, इसकी संस्कृति फली और बढ़ी थी। ये था हम लोगों का प्रागैतिहासिक काल। और अब हम लोगों को जो टॉपिक शुरू करना है, ये टॉपिक कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता। कौन सा टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता। और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब एक दो पॉइंट्स मैं आपको और बता देना चाहता हूं। जैसे पूरा प्रसार काल मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ये नोट्स आप लोग यहां से डाउनलोड करके लेकर देख लीजिएगा। मध्य प्रसार काल भी मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है। इसके मध्य प्रसार काल के बारे में थोड़ा बहुत अलग अलग यहाँ पर नदियों के बारे में, सोन घाटी, बेलन घाटी, ये जहां कहीं भी आपको लिखा हुआ मिलेगा नर्मदा घाटी, सोन घाटी, अब आप लोग बता सकते हैं कि हाँ कौन कौन से क्षेत्रों में है। ठीक है। नौ प्रसार काल भी मैंने आप लोगों को समझाया, इसमें कौन कौन से लक्षण थे, वो सारी चीजें यहाँ लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाएगा। क्षेत्र कौन कौन से है, वो यहाँ पर क्षेत्र होता है आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया कुम्हार की गुफा, ये सारी चीजें लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा। चिरान जो बिहार में है। ठीक है। ये ताम्र प्रसार काल जो मैंने आप लोगों को समझाया और पढ़ाया, ये सारी चीजें आप लोगों को ताम्र प्रसार काल वाला भी क्या है समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग लेकर इसको क्या है पढ़ लेना। बस आज की जो हम लोग